वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। चाइना की राइज ने उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबको रेटल कर दिया है, वेदर इट बी जापान, वेदर इट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेदर इट बी इंडिया। चाइना का राइज इन तीनों जो सुपर पावर है या वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उनके लिए एक थ्रेट बनकर उभरा है। इसी के चलते हुए कई सारे से अलायंस भी बन रहे हैं जो कि चाइना के राइज को कंटेन करने के लिए है। किसी को इस बात से समस्या नहीं है कि चाइना बेसिकली राइज कर रहा है, चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, परंतु समस्या यह है कि वो जिस प्रकार से हाइपर नेशनलिज्म में अपनी नई आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है उससे दूसरों के जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर खतरा है। उसी के तहत हम कई बार आजकल करंट अफेयर्स में क्वाड के बारे में पढ़ा है। अब क्वाड 4 कंट्रीज जो कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए उनकी साइज ऑफ इकोनॉमी की वजह से चाइना के प्रतिद्वंदी की तरह हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ क्वाड इट सीम्स लाइक इज अ मिलिट्री अलायंस जो कि बेसिकली चाइना के राइज को कंटेन करने के लिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो चाइना का एंटी चाइना अलायंस है व्हाई इट माइट फेल, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि चाइना का जो राइज है इट इज नॉट सो मच अबाउट अ मिलिट्री अलायंस, सो मच सो इट इज अबाउट द इकोनॉमिक अलायंस। शायद चाइना को रोकने के लिए अगर कोई चीज रोकी जा सकती है दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक पावर, ना कि मिलिट्री पावर। इंडिविजुअली जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं क्वाड के अंदर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं व्हाई इट वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी अगर हम उसको इकोनॉमिकली काउंटर कर सके ना कि मिलिट्रीली काउंटर कर सके। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सबके परफेक्टली लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं चाइना से संबंधित। इट विल बी अनकंफर्टेबल लिविंग विद द मोर पावरफुल चाइना अगेन, क्योंकि चाइना जितना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है उतना ही ज्यादा अग्रेसिव भी हो जा रहा है, उतना ही ज्यादा अपने आप को असर्ट भी कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या फिर इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स पर हो। It is equally legitimate for them to hedge by cooperating in a quadrilateral security dialogue, जिसको हम जनरली न्यूज में पढ़ते हैं तो उसको क्वाड का नाम दे दिया जाता है, इनफॉर्मली नोन एज क्वाड। अनफॉर्चुनेटली आज हम आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे द क्वाड विल नॉट अल्टर द कोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री फॉर 2 सिंपल रीजंस। क्वाड से जो हिस्ट्री होगी, क्योंकि आने वाली जो 21वीं सदी है ऐसा है कि वो एशिया की सदी है, 4 एक्चुअली में अगर रशिया, जापान, इंडिया और चाइना को लगाए जाए तो जो चारों की चारों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो बेसिकली एशिया में है। सो इनवेरिएबली 21st सेंचुरी विल बी ए एशियन सेंचुरी। हाउएवर व्हाई क्वाड से कुछ बदलाव आने की संभावना नहीं है, इसलिए सबसे पहले द 4 कंट्रीज हैव डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड वल्नरेबिलिटीज। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस तो है, परंतु जो भी चारों कंट्रीज इन्वॉल्व है ना उन सबके इंटरेस्ट और एम्स अलग अलग है, और जब तक सेम इंटरेस्ट नहीं हो तब तक बेसिकली एक सिंक आना, एक पर्पस में फोकस आना इम्पॉसिबल है। और दूसरा, द मोर फंडामेंटली दे आर इन द रॉन्ग गेम। रॉन्ग गेम कहने का मतलब है द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक गेम इन एशिया इजंट मिलिट्री बट इकोनॉमिक। चारों के चारों एक मिलिट्री अलायंस की तरह सामने आ रहे हैं, वेयर एज इट इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट अ वॉर बट इट इज गोइंग टू अबाउट इकोनॉमीज। अब देखो इंडिविजुअल हम देखते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इन चारों कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है ऑस्ट्रेलिया। व्हाई? ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी इन लास्ट 2 डेकेड्स हैव ह्यूजली बीन डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना की ऑलमोस्ट एक वर्चुअल कॉलोनी बन गया है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको नहीं पता हो तो इस बारे में ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया चाइना पर बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। In the last 3 decades, this happened only because Australia functionally became an economic province of China. 33% of its exports went to China. मतलब ऑस्ट्रेलिया के 1/3 जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना को होते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिर्फ 5% होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चाइना इज दैट, प्रॉब्लम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज दैट चाइना होल्ड्स मोस्ट ऑफ द कार्ड्स। भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में असली पावर उसके पास होती है ना जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सके लेकिन खुद के ऊपर ना हो, मतलब दूसरे के ऊपर ज्यादा कॉस्ट इंपोज कर दे और अपने ऊपर कम हो पाए। एंड इन दिस सिनेरियो व्हेन वी डिस्कस द इक्वेशन ऑफ द चाइना एंड द ऑस्ट्रेलिया, इट इज द चाइना हु होल्ड्स ऑल द कार्ड। चाइना अगर चाहे, अगर वो एक्सपोर्ट रोक देता है तो चाइना को फिर भी कम नुकसान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान है। मोर ब्रॉडली द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट टेकिंग ऑफ। जो क्वाड है उसका जो आइडिया है वो कंप्लीटली टेक ऑफ भी नहीं कर रहा अच्छी तरह से। इंडिया हैज जनरली बीन एम्बिवेलेंट अबाउट द यूएस एजेंडा ऑन चाइना। मतलब कि इंडिया क्वाड में साथ तो देना चाहता है परंतु कंप्लीटली चाइना का
एंटागोनिस्ट भी नहीं बनना चाहता है. Rapprochement between Japan and China is also in evidence. So Japan is not signing up to any program of containment of China. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यूएस की जो चाइना के प्रति जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा स्केप्टिक है. जापान की बात करें तो जापान और चाइना के रिश्तों में थोड़े से सुधार होते दिख रहे हैं और वो ऐसी किसी भी एक्सप्लिसिट पॉलिसी का साथ नहीं देगा जिसमें चाइना को कंटेन करने की बात की जाए. इंडिया हैज क्लियरली हार्डन्ड इट्स पोजीशन. इंडिया की 2019 से 2020 में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर स्कर्मिशेस चल रहे हैं उसकी वजह से हमारी पोजीशन चाइना के अगेंस्ट हो गई है. परंतु देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि हम कंप्लीटली यूएस के अलाई बन जाए क्योंकि वहां पे हमें सेकंड फिडल प्ले करना पड़ेगा. सो एंड हेंस ऑस्ट्रेलिया इज एट एब्सोल्युटली मर्सी ऑफ चाइना. दूसरे बारे बात करें जापान. अब जापान वल्नरेबल है परंतु कंप्लीटली डिफरेंट वे में. ऑस्ट्रेलिया का लक है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे उसके फ्रेंडली नेबर हैं. सारे के सारे आसियान के साथ ऑस्ट्रेलिया के अच्छे रिश्ते हैं. परंतु जापान के चारों तरफ जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबके साथ उसके जो फॉरेन रिलेशंस है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है. अनफ्रेंडली नेबर है चाइना, रशिया एंड साउथ कोरिया जो कि उसके 3 इमीडिएट नेबर है. इट हैज डिफिकल्ट इवन टेंस रिलेशन विद ऑल थ्री. इट कैन मैनेज रशिया और साउथ कोरिया के साथ तो वो अपने मैनेज कर सकता है रिलेशन क्योंकि दोनों की दोनों इकोनॉमीज जापान से स्मॉलर है और जिसका भी इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसकी भी इकोनॉमी बड़ी होती है वो यूजुअली हमेशा एडवांटेज पे रहेगा. इंडिया अगर हम कभी पूरे के पूरे नॉन हिस्ट्री को देखेंगे तो वी वुड रियलाइज कि इट इज द इकोनॉमिक सुपर पावर हु हैज बीन मिलिट्री सुपर पावर ऑल्सो. मतलब कि जिसके पास इकोनॉमिक पावर होती है वही बेसिकली सुपर पावर होता है. The Japanese are actually aware that they now have to adjust to a much more powerful China. Yet this is not a new phenomena. With the exception of first half of 20th century, Japan has always lived in peace with its more powerful neighbor China. पूरे पिछले 2000 साल की हिस्ट्री में देखा जाए तो चाइना हैज बीन अ मोर पावरफुल नेशन देन जापान. ठीक है, अगर हम लास्ट 50 इयर्स की हिस्ट्री को छोड़ दें जिसमें जापान और चाइना के बीच में थोड़ा वॉर रहा है या थोड़े टेंस रिलेशन रहे हैं, मोर और लेस जापान एंड चाइना हैज बीन इन पीस इन लास्ट 2000 इयर्स. एंड जापान कोशिश करेगा कि टू रीच द सेम स्टेज क्योंकि उसको पता है अगर 3 अनफ्रेंडली नेबर हैं और तीनों अनफ्रेंडली नेबर के साथ रिलेशंस टेंस पे टेंस होते जाएं तो बेसिकली कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होता रहेगा. हेंस दे विल लुक फॉर द रैप्रोचमेंट. अगेन दिस विल बी अ प्रॉब्लम. क्योंकि इससे क्वाड वीक हो जाएगा. इंडिया और चाइना की थोड़ी सी अपोजिट प्रॉब्लम है. जो हमारी पूरी की पूरी 2 से 2,500 साल की हिस्ट्री है उसमें इंडिया और चाइना ना एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे. क्यों? बीच में हिमालय आ जाता था, अलग अलग अपने अपने रहे थे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते ही नहीं थे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट हैज मेड द हिमालयस जो इनसरमाउंटेबल थे उनका बेसिकली वो प्रोसेस खत्म कर दिया है. नाउ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन सोल्जर्स एक चीज का साइन है कि टेक्नोलॉजी ने बेसिकली जो वो हिमालयस थे उनको तो क्रॉस कर ही लिया है. Such encounters always lead to accidents, one of them which happened in the June 2020. Since then, a tsunami of anti-China sentiment has swept across. पिछले साल से आपने देखा ही होगा, लोकल इज ग्लोबल, लोकल इज वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार के वो क्या नाम है, इस प्रकार के स्लोगन्स चल रहे हैं भारत के अंदर. भारत ने चाइना से संबंधित कुछ एप्स को भी बैन कर दिया है. उसके अगेंस्ट उनकी कुछ कंपनियां हैं जैसे वावे, उसका 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उन कंपनीज को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है. ये बात है, परंतु इस बारे में ये बात पूरी अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पे देखें तो ये बात ध्यान रखिए कि चाइना इज पेशेंट. क्यों? क्योंकि टाइम इज वर्किंग इन इट्स फेवर. कैसे? 1980s में अगर हम इंडिया और चाइना को देखते हैं तो दोनों के दोनों बिल्कुल कंप्लीटली बराबरी पर थे. 1980s में हमारी दोनों की इकोनॉमी सेम लेवल पर थी. परंतु लास्ट 40 ईयर्स में चाइना हैज बीन डेवलपिंग एट अ ट्रीमेंडस रेट. इट बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में 5 गुना फर्क है. यानी कि अगर हमारी 2 ट्रिलियन की है तो उसकी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है. एंड दिस गैप अब वो आसानी से अगले कई डेकेड तक भरा नहीं जा सकता है. इंडिया चाइना को एज पर तो रखना चाहता है परंतु चाइना का कंप्लीटली कन्फ्रंटेशन वाला दुश्मन भी नहीं बनना चाहता है. विच मीन्स कि अगेन क्वाड में हम यूएस के एलाय, यूएस के साथ सपोर्ट तो करेंगे परंतु यूएस का कंप्लीटली एलाय नहीं बनेंगे. द सोवियत यूनियन लॉस्ट द कोल्ड वॉर. अगर हम इसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब पिछली बार ऐसा हुआ था जब 2 सुपर पावर एक सामने भिड़ गई थी तो जीता कौन? कोल्ड वॉर के केस में देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 सुपर पावर उभर कर आई, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर. लेकिन कोल्ड वॉर फाइनली अगर देखा जाए तो वेरी ऑनेस्टली जीता है यूएस से. और वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए जीता है क्यों? यूएस इकोनॉमी वाज वास्टली आउटस्पेंडेड. क्योंकि यूएस इकोनॉमी बेसिकली सक्सेसफुल हो गई एंड वाज एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिटरीली ऑल्सो एंड ट्रेड पैक्ट्स ऑल्सो, जो कि बेसिकली यूएसएसआर नहीं कर पाया.
मतलब कि अगर एक फाइनल कोल्ड वॉर हुई, द कंट्री विच वन इकोनॉमिकली सुपीरियर। अब यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजेंटेड चाइना विद अ मेजर जियोपॉलिटिकल गिफ्ट बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब देखो, एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा ट्रेड पैक्ट था जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुद विड्रॉ कर लिया। अब वहां पे सेंटर में रहेगा सिर्फ चाइना। दूसरा, भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हमने भी बेसिकली उसको ज्वाइन नहीं किया इसलिए कि कहीं चाइना को सुप्रीमेसी ना मिल जाए, परंतु ये दोनों के दोनों इवेंट थे। इसमें ऐसा हो गया कि जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका सेंटर पीस बन गया चाइना। दोनों के दोनों से एक बड़ी बड़ी इकोनॉमी, एक से यूएस से हट गया, आरसीईपी से इंडिया हट गया। अगर इन दोनों से बड़े बड़े कंट्री हट गए तो बीच में बच गया एक सेंट्रल पीस चाइना। नाउ इकोनॉमिक्स इज वेयर द बिग गेम इज बीइंग प्लेड, with the United States staying out of TPP, India out of RCEP, a massive economic ecosystem centered on China is evolving in the region, जिसका बेसिकली जो बेस है, जो सेंटर है, वो चाइना बन गया। आरसीईपी के बारे में ध्यान रखिए कि आरसीईपी सीधा यूपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, एक बार देख लीजिए। इट्स अ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इन सारे कंट्रीज के बीच में। टोटल 15 कंट्रीज है। 15 कंट्रीज में अगर आपको याद करना हो तो एशियान के 10 कंट्रीज हैं और उसके बाद अगले अलग से 5 आपको याद हो जाएंगे, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। 5 कंट्रीज वो अलग से, तो टोटल 15 कंट्रीज का। अब ये जो ट्रेड पैक्ट है, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड पैक्ट एट दिस मोमेंट। अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन देखी जाए तो विश्व की 30% पॉपुलेशन और अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 30% जीडीपी इसी ट्रेड पैक्ट में आता है, जिसके अंदर भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। दिस हैज गिवन एन ओपन एडवांटेज टू चाइना इफ यू थिंक अबाउट इट। अब सोच के देखिए, 2009 में द साइज ऑफ द रिटेल गुड्स मार्केट इन चाइना वाज 1.8 ट्रिलियन डॉलर, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 4 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन है। 10 साल के अंदर ही अंदर द रिस्पेक्टिव नंबर्स आर 6 ट्रिलियन डॉलर एंड 5.5। मतलब कि चाइना 6 ट्रिलियन हो गया है और यूएसए से भी ज्यादा। यूएसए का 5.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि उनका रिटेल गुड्स की मार्केट है, यानी कंजम्पशन की जो मार्केट है। एंड दिस विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग। ये जो गैप है 500 बिलियन का, ये बेसिकली बढ़ता ही रहेगा, इस समय रुकने वाला तो है नहीं। चाइना's टोटल इंपोर्ट्स इन द कमिंग डेकेड विल लाइकली एक्सीड 22 ट्रिलियन डॉलर, which will make him the centerpiece of all these trade pacts। यानी कि जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरेगा वही बेसिकली इस पूरी की पूरी लड़ाई को जीतेगा। एंड हेंस क्वाड, which is a military alliance, is not liable to be successful, as the massive US consumer market in 1970s and 1980s defeated USSR। Similarly, the Chinese consumer market will be the ultimate decider of the big geopolitical game। मतलब कि एशिया का जो फ्यूचर है वो क्वाड से नहीं, वो RCEP से डिसाइड होगा। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वाड से रिलेशन में पूछा जाएगा, क्वाड का एनालिसिस आपके पास आ सकता है। सो आप उसके जब क्वाड का क्रिटिसिज्म करें तो आपके सामने एक ओपिनियन होना चाहिए कि क्वाड इज अ मिलिट्री अलायंस एंड व्हाई। अगर आपसे क्वाड का नेगेटिव पूछ लिया जाए या क्वाड की सक्सेस के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाना हो आपको, तो आप हमेशा ये पूछ के उठा सकते हैं कि बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट द इकोनॉमी। आप हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकते हैं कोल्ड वॉर का, कि कोल्ड वॉर इकोनॉमी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जीता था। सिमिलरली यहां पर इकोनॉमी की वजह से चाइना को इस समय एडवांटेज है, क्योंकि वो RCEP का और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का बेसिकली सेंटर पीस बन गया है। The question is that what India and United States of America and Australia and Japan shall do। इस मिलिट्री अलायंस को इकोनॉमिक अलायंस में बदलना ज्यादा जरूरी है। In case you need the PDF of this class, this is the Telegram channel where you will find it। आपको दूसरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी इफ अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली इफ यू लाइक द वीडियो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हैव अ नाइस डे।